हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम बीपीएससी के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने से पहले हमने ये देखा कि किस तरह रिपीटेडली बार बार लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जिसको पूछे जाते हैं। तो हमने इसको थीम वाइज डिवाइड किया है और हम थीम डिस्कस करते जा रहे हैं। एक लेक्चर में हम देखते हैं कि थीम में किस तरह के सवाल हैं, किस विड्थ का, किस डेप्थ की चीज़ें पूछी गई है और फिर नेक्स्ट हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यू मस्ट विजिट आवर प्ले लिस्ट बीपीएससी मेंस थ्रू पीवाईक्यू। एक प्ले लिस्ट होगा, वहाँ हमने इसको डिस्कस किया है। आज हम उसी का एक क्वेश्चन लेंगे और हम बिल्कुल स्क्रैच से अपने आप को बिल्कुल नोविस समझिए कि आपने कभी कुछ आंसर नहीं लिखा आपको, या फिर आप बहुत आंसर लिख भी चुके हैं। दोनों केसेस में अगर क्वेश्चंस आपको लिखने हैं तो हाउ यू विल हैव टू थिंक। हम बिल्कुल स्क्रैच से कोशिश करते हैं कि बिल्कुल बातों बातों में कि कैसे सोचा जा सकता है, क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, फिर हम उसे एक आंसर के तौर पर उसको सजाते हैं एंड देन हम उसको डिस्कस करने के बाद एंड ऑफ द लेक्चर में हम एक मॉडल आंसर जो हमने आपको पहले दिखाया थीम वाइज कि क्या इसका लिखा जाना चाहिए आइडियली आंसर, तो उस मॉडल आंसर को हम डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो थीम 2 में बताया कि 2 पार्ट्स इसके हैं जिससे लगातार बीपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। उसमें एक तो है संथाल रिवोल्ट और दूसरा जो आपका है वो है ये बिरसा मूवमेंट। तो बिरसा मूवमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमने हालांकि क्वेश्चंस कल देख लिया था कि किस डेप्थ की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम संथाल मूवमेंट से रिलेटेड सवाल लेते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि हम लिखने का, कि और सो दैट जब आप एग्जाम के लिए लिखें तो इतनी प्रैक्टिस हो जाए, इतना कंटेंट आपको रहे कि आप सिंपली वहां पर जाएं और अपने आंसर्स लिख सकें। अच्छा, ये क्यों हम कर रहे हैं, इसकी वजह भी हमने डिस्कस कर ली कि ये क्वेश्चंस रिपीटेडली बार बार पूछे जाते हैं। कोई बहुत बड़ा सिलेबस अगर है भी, वैसे तो सिलेबस है वाकई बड़ा है, बट आपको जो कोर चीज़ें हैं ये बहुत ही लिमिटेड है और ये आपको पता लगता है पीवाईक्यूज से कि अगर आप पीवाईक्यूज अच्छे से करते हैं तो 60 to 70% चीज़ें आपकी डन है। जो पार्ट सेकंड होता है वो थोड़ा डायनेमिक है, जिसमें आपको थोड़ा सा, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि टेम्पलेट दे दें सो दैट आप जब आंसर लिखें तो थोड़े मोड़े चेंजेस के साथ उसको लिख सकते हैं। वो हम देखेंगे व्हेन वी विल डिस्कस सेकंड पार्ट। हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं संथाल रिवोल्ट। आइए इसके क्वेश्चन को लेते हैं और हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या कुछ सोचा जा सकता है और कैसे हमें आंसर लिखना होता है। ये आपका 63rd बीपीएससी में पूछा गया है। लास्ट वाले लेक्चर में कल हमने डिस्कस किया था कि कौन से एग्जाम में कौन सा सवाल पूछा गया है। 63rd बीपीएससी में है कि इवेल्युएट द कॉजेज एंड रिवोल्ट ऑफ संथाल विद्रोह इन बिहार। बिहार में संथाल विद्रोह 1855-56 में दे दिया है, डेट भी हुआ था जो हुए थे, उसके कारण मतलब रीजन वाई इट हैपेंड और फिर उसका इम्पैक्ट जो कॉन्सिक्वेंस हुआ, रिजल्ट हुआ, उसके बारे में आप बताइए। 38 नंबर का है तो रफली 550 से 600 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो चलिए हम इस आंसर को लिखने की कोशिश करते हैं कि वाई एंड हाउ हम जानें और बेसिकली संथाल रिवोल्ट के बारे में ही चीज़ें हम समझ लें सो दैट जो और क्वेश्चन हैं लगातार फिर उसी तरह से आपको पूछा जाता है। जैसे कॉज ऑफ संथाल रिवोल्ट, देखिए बिल्कुल रेप्लिका है, यही सवाल पूछा गया, हालांकि हमने ये डिस्कस कर लिया है। फिर से संथाल रिवोल्ट, तो एक बार संथाल रिवोल्ट के बारे में हम जान लेंगे तो जो रिपीटेडली बीपीएससी पूछती है संथाल रिवोल्ट के बारे में वो हमारा पार्ट कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इवेलुएट करें आप कॉज, मतलब हुआ क्यों था संथाल रिवोल्ट, और इसका रिजल्ट, ये आपका बेसिकली सवाल है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में लिखते हैं। आप किसी भी आंसर को लिखने से पहले इंट्रोड्यूस तो करेंगे ना कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, किस चीज़ के बारे में लिखने जा रहे हैं। तो बेसिकली संथाल रिवोल्ट के इंट्रोडक्शन, हम पहले इंट्रोडक्शन लिखने से पहले एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। अभी हम रफ डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, है ना, ऐसा नहीं सोचना है आपको कि इंट्रोडक्शन में यार ऐसे कैसे हो रहा है कि क्या लिखा जा रहा है, कुछ से कुछ, बस बने रहिए लेक्चर के साथ, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ये देखिए ओवरव्यू क्या था कि सबसे पहले जो संथाल परगना आज का है, यानी अगर आप बिहार और झारखंड के मैप को देखेंगे तो इस तरह से कुछ रफली आपका आज का झारखंड है और पहले 2000 से पहले बिफोर 2000 बिहार और झारखंड सेम था। ये जो आपका एरिया है, ये इधर आपका बिहार है, ये झारखंड है और इस तरफ क्या है तो बंगाल है। तो इस रीजन में ये राजमहल वाला रीजन है। इस रीजन में क्या हुए 1830s के आसपास ट्राइब्स में भी बेसिकली कौन से ट्राइब्स, तो संथाल, ये यहाँ पर रहते थे। अब ये भी हालांकि माइग्रेट करके आए थे, उतना आपको जानना नहीं है कहाँ से आए कैसे क्या हुआ, बस ये जान लीजिए कि इन्होंने यहाँ रहना जब शुरू किया तो इन्होंने लैंड, जो पहले जंगल था ऑब्वियसली, आज भी जंगल है उधर, आप अगर विजिट करेंगे तो इन्होंने क्या किया, लैंड को क्लियर किया। लैंड को जब क्लियर किया तो ट्राइबल का कल्चर ही होता है, इनको जुड़ाव ही होता है जल, जंगल और ज़मीन, नेचर से प्यार करते हैं। आपको पता है कि ये मेन लैंड जो है, आज भी आप अगर कोई ट्राइबल इलाके में जाएंगे, किसी आदिवासी के मोहल्ले में जाएंगे, बस्तियों में जाएंगे, तो वो बड़ा परहेज करते हैं, वो एसिमिलेट नहीं होते जल्दी, है ना। तो इनकी जो लाइफ स्टाइल है जल जंगल जमीन वाला, तो इनसे ऑब्वियसली इनको ये लैंड क्लियर करके इसी जुड़ाव के साथ रहने लगे और इनको खूंट कहा जाता था। तो लैंड तो पहले बहुत ज़्यादा था, इन्होंने लैंड को क्या किया, क्लियर किया और उसका ओनरशिप एक तरह से ये समझने लगे कि अब मेरी ज़िंदगी आराम से इसी में, वो अपना जंगलों से जो होता है प्रिमिटिव सोसाइटी में लाइफ स्टाइल, उससे बसर करने लगे। फिर जब परमानेंट सेटलमेंट तो पहले ही हो चुका था तो यहाँ पर होती है ज़मींदारों की एंट्री कि भाई लैंड अब मिल गया,
हालांकि क्लियरेंस के दौरान ब्रिटिश असिस्टेंस भी थोड़ा बहुत मिला, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बट जब लैंड क्लियर हुआ तो आदिवासियों को तो नहीं पता ना कि किस पर्पज से लैंड क्लियर कराया जा रहा है। तो अब जमींदारों का क्या हुआ कि इनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। अब एक्सप्लॉयटेशन के कई सारे रूप हैं, यू नो दैट, इंटरेस्ट पर लोन दे देना, ट्रैप जो होता है डेट ट्रैप, उसमें फंसा लेते, या इनका जो ट्रेडिशनल ड्रिंक होता था हड़िया, हड़िया यानी आज भी राइस को फर्मेंट करके वो बनाते हैं, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया, या जैसे इनका बॉन्डेड लेबर ये कराने लगे। उसके अलावा रेलवे बन रहा था तो उसमें भी रेलवे, जब ब्रिटिश टाइम में रेलवे कंस्ट्रक्शन हुआ तो इनसे काम करा लेते, इनको देते नहीं मजदूरी। जस्टिस के नाम पर नील था, कुछ इनका कुछ सुना ही नहीं जाने लगा। तो धीरे 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 डिस्कॉन्टेंट बढ़ता गया, और एक बार ऐसा होते होते ऑब्वियसली एक टिपिंग पॉइंट आता है, हमने उसमें भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी, जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी में टिपिंग पॉइंट क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ने बोल दिया कि कॉकरोच है। पहले ऐसा नहीं कि पहले से डिस्कॉन्टेंट होता ही है, बट अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आता है कि जो आपका बारूद जमा है उसमें चिंगारी डाल दिया जाता है। तो इसमें भी टिपिंग पॉइंट ऐसा था। बस दिस इज जस्ट ए स्टोरी, आप सुन लीजिए सो दैट जब हम इंट्रोडक्शन लिखें तो ऐसा ना हो कि लिखा क्या जा रहा है। तो टिपिंग पॉइंट ये रहा कि एक बार चोरी के इल्जाम में एक थाने में मनी लेंडर्स के बेसिकली सह पे थाने पे बुला के बीर सिंह मांझी नाम के एक ट्राइब को चोरी के इल्जाम पर बुलाया, और थाने पे इतना मारा गया कि अल्टीमेटली इसकी डेथ हो गई। तो जब इसकी डेथ हो गई तो जो बाकी जाने रहे थे ट्राइब्स की क्या हमारे साथ हो रहा है, और जब इस तरह का जब एक्सट्रीम इवेंट हो गया तो फिर कई सारे ट्राइब्स, संथाल खास करके इकट्ठा हुए, और जो पूरी फैमिली थी, चांद, भैरव, सिद्धू, कानू, ये चारों भाई, इन्होंने मिलकर, और इनकी इवन सिस्टर्स भी थी, वो भी पूरी तरह से लीड कर रही थी, इन्होंने मिलकर बेसिकली सिद्धू कानू के ही नाम आते हैं, बट चांद, भैरव, सिद्धू, कानू चारों इक्वली एकदम अपने तरह से इसको लीड करते हैं। और फिर उनके लीडरशिप में 1855-56 में ये रिवोल्ट शुरू हो जाता है, एक डेडली रिवोल्ट की तरह, और यही संथाल हूल रिवोल्ट भी है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, अभी हम पहले इंट्रोडक्शन और बॉडी पर बात करते हैं, देन वी विल डिस्कस की कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। बेसिकली मैंने एक ओवरव्यू इसलिए दे दिया कि आपके ऊपर ऊपर से ना जाए कि क्या बातें कर रहे हैं, क्या लिख क्यों रहे हैं ये चीज़ें। सो दिस वाज बेसिकली ए ओवरव्यू। इसमें आपको रीजन देखिए, बेसिकली किसी भी रिवोल्ट का रीजन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, एक्सप्लोटेशन होती है। नील वाला जब हम देख रहे थे उसमें भी क्या था, जो आपका चंपारण सत्याग्रह हमने देखा, वहां पर भी यही था, एक्सप्लोटेशन था लगातार, जस्टिस का ना मिलना। सो अल्टीमेटली दिस लेट्स टू एक ऐसा टिपिंग पॉइंट आता है कि फिर ये तो पीपल चूज डिफरेंट पाथ। तो इसमें यही इसका ओवरव्यू था। अब ये ओवरव्यू था, फिर हम इसका कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे, एंड देन इसका हम कॉन्सिक्वेंस देखेंगे कि हुआ क्या। सो बेसिकली अब हम इंट्रोडक्शन फ्रेश देखते हैं कि व्हाट वी कैन राइट। हमने देख लिया ना कि हुआ क्या था इसमें, तो अब हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में या तो आप हिस्टोरिकल इवेंट से शुरुआत कर सकते हैं, या कुछ डेट दे के शुरुआत कर सकते हैं, या कुछ आप बता सकते हैं की फिगर से शुरू कर सकते हैं, या उसके कॉन्सिक्वेंस से कुछ भी आप एक आइडियल इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। और ऐसा कोई फिक्स लाइन नहीं है कि आपको ऐसी ही चीज़ें इंट्रोडक्शन में लिखनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे से अपने आप को तैयार करेंगे, इंट्रोडक्शन आपका बेहतर होगा। तो इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि संथाल रिवोल्ट, आप लीडर का भी नाम दे सकते हैं, लेड बाय सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। ये बस मैं लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको प्रैक्टिस करनी है लगातार। अभी मॉडल आंसर भी हम हालांकि प्रोवाइड कराएंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। was one of the greatest revolt, greatest tribal revolt during ब्रिटिश टाइम, जो कि बहुत मास स्केल पर हुआ था। और इसका कॉन्सिक्वेंस भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि ऑटोनॉमी दिया है, जिससे वजह से ऑटोनॉमी मिली ट्राइब्स को, सो दैट ब्रिटिश एक अवेयर हो गए कि अब इनको ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से इनके रीजन को भी एडमिनिस्टर किया जाए। तो ये एक बेसिक चीज़ें आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। या फिर आप कोर्स ऑफ एक्शन भी लिख सकते हैं कि एक ग्रेट ट्राइबल रिवोल्ट था जिसमें 20,000 से ज़्यादा ट्राइब्स मारे गए, लेकिन इसमें ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था, खास करके बिहार और झारखंड का संथाल परगना वाला रीजन, उसमें उसकी नींव को हिला दी, और फिर वो आगे के लिए भी, जो कि कई सारे ट्राइबल रिवोल्ट के मतलब एक आइडियल के तौर पर पेश किए गए, और फिर अल्टीमेटली कई सारे रिवोल्ट हुए जो कि ट्राइबल ऑटोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। ये हो सकता है एक इंट्रोडक्शन, जिस भी तरह से आपको सही लगे इंट्रोडक्शन। जैसे हमने पहले बात की, कोई फिक्स लाइन नहीं है कि आपको यही चीजें इंट्रोडक्शन में लिखनी है। अब फिर कॉज एंड इफेक्ट 38 मार्कर का है, तो डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट में नहीं आ जाना है। रीजन ऑफ द रिवोल्ट आप लिख सकते हैं, या बैकग्राउंड लिख सकते हैं कि वाई। इसमें हमने बात की ही कि जमीन, लैंड वाज क्लियर्ड, फिर वहां पर आ जाते हैं जिसको आउटसाइडर को दीकूस कहा जाता था, है ना। ट्राइब्स अब भी इसको दीकू कहते हैं। दीकू का अराइवल होता है, फिर उनका एक्सप्लोटेशन होता है, एंड अल्टीमेटली दिस लीड्स टू द रिवोल्ट। अब जैसे लैंड एलिनेशन ही, जिस जमीन पर वो हमेशा से सदियों से रह रहे हैं, उनको क्लियर किया, अपने लिए हैबिटेबल बनाया, उसी पर आके बोल दे कि अब तुम्हें टैक्स देना है, तो इस तरह से। या फिर इनका जो कल्चरल पार्ट है, अब इस पे बोल दे कि तुम्हें टैक्स देना है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो इर्क हो जाएगी पब्लिक, और फिर वो अल्टीमेटली दिस लीड्स टू रिवोल्ट। तो ये इसको हम लिख देंगे ब्रीफली। अब उसके बाद हम लिखेंगे कि कोर्स ऑफ एक्शन हुआ क्या था, है ना, संथाल विद्रोह में कोर्स ऑफ एक्शन।
इसमें भी हमने बता दिया कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव 4 भाई रहते हैं, और इमीडिएट रीजन भी लिख देंगे कि कैसे एक फॉल्स थेफ्ट के आरोप में फ्रेम करता है और फिर उसकी हत्या हो जाती है और फिर ट्राइब्स गैदर होते हैं और अल्टीमेटली दिस लीड्स टू ट्राइबल रिवोल्ट। और जो कि उस वक्त दामिने को राजमहल रीजन में कहते हैं ना, दामिने को होता है आपके माउंटेन्स, और दामिन इज दामन कह सकते हैं, पनाह होती है। तो दामिने को पहाड़ों का एक रीजन, राजमहल वाले रीजन को दामिने को कहा जाता था। तो इस रीजन से जो शुरू हुआ धीरे धीरे ये बढ़ता गया, जैसे इसके सराउंडिंग रीजन में बीरभूम, वेस्ट बंगाल, भागलपुर, अब अगल अलग हो गया। 2000 से पहले भागलपुर और आपका ये ऑल झारखंड वाला ही रीजन था। भागलपुर और संथाल परगना, इस तरह तो संथाल परगना तो आज भी झारखंड में है। तो इन रीजन में इसका एक्सटेंड बढ़ता चला गया और फिर ये ग्रेट हूल विद्रोह बनकर उभरा। फिर इसके कोर्स ऑफ एक्शन में हम ये भी लिख सकते हैं कि ट्राइब्स की तरफ से क्या हुआ और फिर इसको सप्रेस कैसे किया गया। अल्टीमेटली संथाल ट्राइबल जो रिवोल्ट था उसमें सिद्धू कान्हू की डेथ हो जाती है एंड देन इट सबसाइड्स। उससे पहले इन्होंने मनी लैंडर्स को मारा, थाने में आग लगा दी, और दो कोर्स ऑफ एक्शन वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे एक बार ब्रीफली। तो ये चीजें हुई और फिर वी विल कम टू द इसका आउटकम क्या हुआ, जो आप क्वेश्चन का मेन क्रक्स है। अब इसके आउटकम के बारे में बात कर लेंगे। तो आउटकम के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले संथाल परगना एक डिफरेंट कमिश्नरी आजकल है, डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, सो दैट जो ट्राइबल एरिया है उनको थोड़े कंसेशन दिए जाएं और वहाँ के जल जंगल जमीन वाली जो अवधारणा है, जो ट्राइबल डोमिनेंस है, उसको कायम रखा जा सके। फिर इनके लैंड के प्रोटेक्शन के लिए एसपीटी, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, इसको पास किया गया, सो दैट जो ट्राइब्स के लैंड हैं वो नॉन ट्राइबल ले भी नहीं सकें और उनको ट्रांसफर भी नहीं किया जा सके। ट्राइबल लैंड विल बी स्ट्रिक्टली होल्डेड बाय द ट्राइब्स ओनली। तो ये इनका आउटकम हुआ। फिर हम अगर कॉस्ट इसी का आउटकम में इंक्लूड करें तो कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स मारे गए और उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंसेशन नहीं मिला। तो ये सब इस रिवोल्ट के आउटकम्स हुए। फिर ये एक तरह से ब्रिटिश के लिए एक आई ओपनर की तरह काम किया कि भाई ट्राइब्स को अगर ज़्यादा आप छेड़ोगे तो इट विल लेड टू द रिबिलियन, और फिर वो दिक्कत हो जाएगी। और फिर ये सब कॉन्सेशंस भी उनको, जो कि बहुत ज़्यादा थे नहीं, बट स्टिल कॉस्ट देम वेरी मच, क्योंकि उनका पर्पस ही था कि एक्सप्लॉइट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। सो दिस वाज द आउटकम ऑफ द रिवोल्ट। फिर हम इसमें बिहार का एंगल लिखेंगे, इसलिए कि स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है तो आपको बिहार का लिखना ही लिखना है। अब ये सवाल भी आपसे इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि ऐसे अगर आप देखिएगा तो ट्राइबल रिवोल्ट में बिहार स्पेसिफिक, जो आज का बिहार है, उसमें भी छोटे बड़े ट्राइबल रिवोल्ट्स मिल जाएंगे, बट स्पेसिफिकली उस टाइम जो झारखंड था, झारखंड बिहार वाज द सेम, साउथ बिहार आजकल झारखंड है। और इसीलिए ये सवाल पूछा गया है कि संयुक्त जब बिहार था तो दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवोल्ट्स, एंड देन इसके बाद वी विल कंक्लूड। तो इस तरह से ट्राइबल रिवोल्ट से सवाल जो आपसे खास करके संथाल रिवोल्ट के बारे में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, जो हमने देखा है थीम्स में। तो ये किसी भी तरह से ट्राइबल रिवोल्ट पूछा जाएगा। और जो आंसर है, मॉडल आंसर, एक बार अभी उसको भी देख लेते हैं और काफ़ी होलिस्टिक है, सो दैट जब आप उसको एक बार पढ़ लें तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर आपसे जो भी हमने डिटेल में लिखा है उसी का कोई सबसेट पूछ लेगा, कभी रीज़न पूछ लेगा कि संथाल रिवोल्ट बताइए कि क्यों हुआ था, कभी इसका कॉन्सिक्वेंस पूछ लेगा कि इससे हासिल क्या हुआ, कभी इसके लीडरशिप के बारे में पूछ लेगा। बट अल्टीमेटली मोर और लेस चीज़ें आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, ये तो हमने चलते चलाते डिस्कस कर लिया। आपको लिखना है वर्ड लिमिट्स में, उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको आसान लगेगी, क्योंकि हम डिस्कस जब करते हैं तो हैफाजार्डली करते हैं, जो पॉइंट हमें बोलना होता है, याद आता है भी, की पॉइंट डिस्कसिंग देम। लेकिन जब आप आंसर लिखते हैं तो एक फ्लो में आप लिखेंगे, ऐसा नहीं कहीं से कहीं कुछ से कुछ जैसे बातें कर रहे हैं वैसे आप इसको अरेंज कर देंगे। तो एक बार अभी डिस्कस द मॉडल आंसर और फिर वो आप उसी के लाइन पर लिखने की कोशिश करिए। उसमें बेसिकली चीज़ें वैसी होती है जो आपको फैक्ट्स याद कर लें और जो आप उसको बार बार रिपीटेडली उसको रिप्रोड्यूस कर सकें, एग्जाम में लिख सकें। तो एक बार देखते हैं हम मॉडल आंसर। ये कल हमने डिस्कस वैसे कर ही लिया था कि ट्राइबल अपराइजिंग में दो चीज़ें लगातार पूछी जाती है। फर्स्ट वन इज आपका संथाल अपराइजिंग, रिपीटेडली पूछा गया है। देखिए कब कब पूछा गया है, तो आपका 63वीं से लेकर 70वीं तक रिपीटेडली ट्राइबल अपराइजिंग में संथाल विद्रोह भर भर के पूछे जाते हैं। और दूसरा आपका बिरसा मुंडा। तो संथाल रिबेल में ये 38 नंबर जो हमने अभी डिस्कस किया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि संथाल रिवोल्ट आखिर क्या था। इसको संथाल हूल भी कहते हैं। 55-56 में एक ट्राइबल अपराइजिंग था जो कि आर्म्ड रिबिलियन हो गया। संथालों का सिमरिंग जो डिसकंटेंट था कई सालों से, वो धीरे धीरे हथियार वो उठा लेते हैं राजमहल हिल्स में अगेंस्ट द ट्राइबल ऑपरेशन ऑफ मनी लैंडर, जमींदार, जिसको वो डीकू कहते थे, है ना, आउटसाइडर, उनके खिलाफ जो हुआ वो एक ट्राइबल अपराइजिंग। उसके बाद इसके बैकग्राउंड में हमने बात की, इंडिजिनस कम्युनिटी थी वो दामिनेको रीजन। दामिनेको इज व्हाट, हमने आपसे बताया कि दामिनेको किसको कहा जाता है। फिर देन कम्स की आउटसाइडर, मर्चेंट, मनी लैंडर्स का एक्सप्लॉयटेशन। फिर आता है कॉज ऑफ द
रिवोल्ट क्या था, मनी लेंडर्स का एक्सप्लोटेशन था, लैंड एलिनेशन हमने बात की, जल जंगल जमीन वाली चीज़ों को हटाकर उनको वो चीज़ें टैक्सेबल की कर दी गई जिनको वो हमेशा से उनके कंट्रोल में था और वो खुद ही उनको क्रिएट भी किए थे, है ना। एंड देन फेल्योर ऑफ कॉलोनियल जस्टिस सिस्टम, ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो हर जगह आपको देखने को मिलेगी। फिर एक रेलवे कंस्ट्रक्शन भी हो रहा था, जब ईस्ट इंडिया रेलवे बिछ रही थी तब भी उनसे काम करा लिया गया, बट दे वेयर हार्डली और नेवर कंपनसेटेड। फिर रिलीजियस और कल्चरल ऑब्वियसली इंसल्ट, और वो तो होगा ही, क्योंकि एक तो इंडिया वाले को ही मानते थे ब्रिटिश व्हाइट मैंस बर्डन, उस पर भी ट्राइबल, तो ट्राइबल को कितना ही वैल्यू करेंगे और उनकी ह्यूमैनिटी कितनी जागेगी ट्राइब्स को देख के, ये हम समझ सकते हैं। देन इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या हुआ, जो हमने बात की 1855 में 50,000 से ज़्यादा संथाल गैदर हो गए। एक जो ट्रिगरिंग पॉइंट था, उस माझी को चोरी के इल्जाम पर बुलाता है और थाने में उसकी हत्या हो जाती है और बदले में कई सारे ट्राइब्स मिलकर थानेदार की भी हत्या कर देते हैं। फिर संथाल हुल का रिजल्ट क्या हुआ, संथाल परगना बना एज बी डिस्कस। फिर टेनेंसी एक्ट, लैंड प्रोटेक्शन के लॉज बने, फिर इसको सप्रेस कर दिया गया, फिर इकोनॉमिक रिलीफ दिया गया जो कि बहुत लिमिटेड था, फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए रेजिस्टेंस का ये एक रूप बन गई। फिर हम इसको इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट मतलब इवेल्युएशन में क्या है कि लिमिटेशन थी, जैसे ब्रिटिश आर्मी कहीं सुपीरियर थी, उनके पास सब कुछ था और उसके सामने जो खड़ी थी एक एरो एंड बॉल लिए हुए, तीर धनुष लिए हुए क्या थी, ट्राइबल पॉपुलेशन थी, तो कितने दिन तक वो सर्वाइव कर पाती। फिर ज्योग्राफिकल कन्फाइनमेंट था कि दामिनी कोह वाला रीजन में और आसपास के रीजन में ही लिमिटेड थी वो, इसीलिए पैन इंडिया कोई वो रूप धारण नहीं कर पाती है। देन लीडरशिप वल्नरेबिलिटी, वो सिद्धू कानू वो हालांकि मारे गए तो वो सब्साइड ही हो गया और कोई सेकंड लाइन भी नहीं था या कोई क्लियर पर्पस भी नहीं था कि चाहती क्या है, एक तरह से रैंडम सी ये रिबिलियन थी। फिर कोई लॉन्ग टर्म इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। देन वी विल राइट बिहार एंगल के, बिहार एंगल में क्या था, एंड देन वी विल कंक्लूड। तो इस तरह से संथाल रिबिलियन का ये डिटेल है। तो ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं इसको आप बार बार पढ़िए, एनालाइज करिए और लिखने की कोशिश करिए। ऐसे सुन के आप जस्ट एज ए पॉडकास्ट सुनिए, काम तो करेगा, लेकिन लिखने जब आप बैठेंगे तो इट टेक्स थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, इट इज़ हार्ड। आपको लगेगा कि यार लिख लेंगे, और इसी तरह दिमाग क्या होता है उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहता है, क्योंकि नई चीज़ें होती है तो थोड़ा दिल दिमाग रजिस्ट करता है, वो आपको लिखने में लगेगा कि लिख लेंगे, कोई बहुत मुश्किल है नहीं। बट फिर बार बार क्वालिफाई करिए और फिर मेंस में नहीं कर पाइए तो ये जो कंटिन्यूअस लूप है इसी में आप फंसे रहेंगे। तो यू मस्ट ब्रेक दिस लूप, पर इसके लिए ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग करें, और आंसर राइटिंग के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो PYQs है। बार बार PYQs को याद कर लीजिए, सो दैट जब आप एग्जाम में जाएं तो आपको चीज़ें पता होगी व्हाट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड, और उसको बस सिंपली लिख देना है। तो ये बहुत आसान है उस सेंस में। मेंस एक तो भीड़ बहुत लिमिटेड हो जाती है और बहुत जो मैक्सिमम लोग हैं, मैं कह सकता हूँ कि 90% ऑफ द पीपल को नहीं आता कि आंसर कैसे अच्छे से लिखा जाता है। तो थोड़ा सा जो एज है इसका फ़ायदा उठाइए और लगातार एक 10 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, कोई सेंस नहीं बनाता until and unless you write मेंस, और उसको एक ही बार में अच्छे से लिखिए और इसको ख़त्म करिए। और ये जो नोट्स हैं या PYQs के एनालिसिस हैं, आप हमारे ऐप पे जाएंगे, सेलेक्ट सिविल्स का ऐप है प्ले स्टोर पर, उसमें आप BPSC सेक्शन में जाइए, BPSC में आप चुनिए फ्री रिसोर्सेज को, फ्री रिसोर्सेज में ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी जाएंगी और इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। आप अगर चाहते हैं कि हम आपको असेस करें, हम आपके एसेज में, आंसर राइटिंग में फीडबैक जेन्युइन दें, व्हाट नीड्स टू राइट, व्हाट शुड बी अवॉइडेड, कैसे स्ट्रक्चर करना है, बेस्ड ऑन एवरीथिंग, बेस्ड ऑन PYQs, तो आप हमारे मॉक्स में भी इनरोल कर सकते हैं और वहाँ पर हम आपको 1-to-1 मेंटरशिप में, गाइडेंस में भी अवेलेबल रहेंगे। और फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 7992290065, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।